हाय एवरीवन, वेलकम टू गाइड आईएएस। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके थे टिल फंडामेंटल ड्यूटीज। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज आल्सो द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। ही इज नन अदर देन द इंडियन प्रेसिडेंट। दिस इज मिस्टर रामनाथ कोविंद, द 16th एंड द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप लोग जब आईएएस बनोगे, आपका अपॉइंटमेंट डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। सो फॉर ऑब्वियस रीजंस ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज शुभदीप चैटर्जी। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। फर्स्ट हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। ये जो आर्टिकल है 52 टू 78 पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंटेन करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में आता है आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट देखेंगे। ये आर्टिकल 54 में आता है। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अभी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन रहता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहता है जिसका वोट यूनिफॉर्म होता है, मतलब हर एमपी का वोट सेम होता है, या फिर मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जिसका वोट नॉट यूनिफॉर्म होता है, मतलब हर मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वोट सेम नहीं रहेगा। यूपी का एमएलए का वोट अलग रहेगा और जो गोवा हुआ वो अलग रहेगा। वो किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, ताकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। इससे यूपीएससी पिछले साल क्वेश्चन भी पूछा था कि हर स्टेट में एमएलए का वोट सेम होता है कि नहीं, तो आपको ध्यान रखना सेम नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली कौन कौन सा यूटी का आता है। बस दो यूटी का लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन्वॉल्व इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये पहले नहीं था, ये कब आया? आफ्टर 70th अमेंडमेंट 1992। इसके बाद ये चीज लागू हुआ कि जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है उसमें दिल्ली और पुडुचेरी का भी लेजिस्लेटिव असेंबली पार्ट लेगा, बाकी यूटीज का पार्ट नहीं लेता है इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और आपको और एक चीज ध्यान रखना है, जो भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होता है वो सब पार्ट नहीं लेता है, क्योंकि नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। अब वो लोग कैसे प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर सकता है? ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब एलिजिबिलिटी देखते हैं। ये आर्टिकल 58 में मेंशन है। इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, 35 ईयर्स कंप्लीट होना पड़ेगा और मेंबर ऑफ लोकसभा के लिए क्वालिफाई होना पड़ेगा। फिर देखते हैं, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकता है। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, बस मेंशन किया गया है। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, बस मेंशन किया गया है। ये चीज हो गया एलिजिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओथ और अफर्मेशन। ये सब यूपीएससी का फेवरेट एरिया है, यही सब क्वेश्चन पिक होता है। इसमें क्या बोला गया है? प्रेसिडेंट का ओथ कौन लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं रहा तो ओथ कौन लेगा? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये आपको ध्यान रखना है। ओथ में क्या रहता है? टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और टू डिवोट इन द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये तीन ओथ लेता है प्रेसिडेंट, और ओथ कौन दिलवाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब कंडीशन देखते हैं फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें प्रेसिडेंट कोई भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है। इसमें इसमें हम लोग देखे थे, शुड बी क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। वो क्वालिफाई होना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, जो कि हम लोग पार्लियामेंट चैप्टर में देखेंगे लोकसभा मेंबर होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन वो कोई भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है। ठीक, शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब अगर वो कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होगा, तब क्या होगा? उसे वो मेंबरशिप को छोड़ना पड़ेगा। ही शुड वकेट। अगर वो प्रेसिडेंट के लिए चूज हो गया तो उसको वकेट करना पड़ेगा। इसमें देखते हैं, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉपर्टी हम लोग देख लिए, और जो भी एमोल्यूमेंट्स है, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस है प्रेसिडेंट का, वो कौन डिटरमाइन करता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ये कम नहीं कर सकता है ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट। वो उसे बढ़ा सकता है, लेकिन वो डिटरमाइन कौन करता है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब टर्म ऑफ ऑफिस देख लेते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहता है प्रेसिडेंट का? 5 ईयर्स, लेकिन वो उससे पहले भी इम्पीच हो सकता है। देखिए, प्रेसिडेंट का जो रिमूवल है उसके हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं। जो भी दूसरा जजेस सबका जो रिमूवल है उसको हम लोग इम्पीचमेंट नहीं कहते, बस रिमूवल कहते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट का रिमूवल को हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं। ये इम्पीचमेंट कौन कर सकता है? हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। इसमें आपको ध्यान रखना है, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो लोग भी इम्पीच कर पाएगा प्रेसिडेंट को। वो लोग इलेक्शन में पास पार्ट नहीं लिया था, लेकिन वो लोग इम्पीच कर पाएगा। और आपको ध्यान रखना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर नहीं होता कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करे, बस हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के पास पावर होता है। इसमें क्या होता है, आइदर लोकसभा या राज्यसभा प्रेसिडेंट को एक 14 डे का नोटिस भेजता है। अब वो 14 डे में अगर प्रेसिडेंट ने उसको मना लिया, अगर प्रेसिडेंट मना लिया, किसको मनाना पड़ेगा? 1/4 ऑफ मेंबर्स। एक एग्जांपल देते हैं, मान लो लोकसभा या लोकसभा का 1/4 मेंबर्स एक 14 डे नोटिस दिया प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा? 14 डे तक कोशिश करेगा 1/4 मेंबर्स मान जाए। अगर 1/4 मेंबर्स नहीं माना तो लोकसभा में एक रेजोल्यूशन पास होगा,
वो रेजोल्यूशन अगर पास हो गया बाय 2/3 मेजोरिटी, एक मोशन पास होगा, अगर वो 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तब वो मोशन कहाँ जाएगा, राज्यसभा। फिर राज्यसभा में अगर 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तब जाकर प्रेसिडेंट रिमूव होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कितना डिफिकल्ट प्रोसेस है। आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट इंडिया में अभी तक कोई प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। दोनों में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। क्यों इम्पीच कर सकता है? फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो आज तक नहीं हुआ है। और आपको क्या ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट कैन बी चोजन एन नंबर ऑफ टाइम्स। आप जितना बार भी चाहो प्रेसिडेंट बन सकते हो। जैसे यूएसए में क्या होता है, बस 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकते हो। जैसे बैरक ओबामा 2 बार प्रेसिडेंट हो गया था, आफ्टर दैट ही वाज नॉट एलिजिबल टू स्टैंड इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन इंडिया में यू कैन बिकम प्रेसिडेंट फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सबसे क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। जैसे नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इधर हम लोग देखे थे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट बीन डिफाइंड। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। आपको कैसा ऑप्शन देगा कि द टर्म वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज वेल डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि ये डिफाइन नहीं किया गया, बस मेंशन किया है फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब पॉइंट्स आपको थोड़ा नोट करना पड़ेगा। तो आपको ये पूरा पीपीटी मिल जाएगा। अभी आप अच्छा से समझो, आप टेलीग्राम ग्रुप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूपीएससी हर साल इससे क्वेश्चन पूछता ही है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट से। देखते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर होता है, मतलब लॉ इंप्लीमेंटिंग पावर्स, लॉ जो बन गया उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसका पावर एग्जीक्यूटिव के पास। लॉ मेकिंग पावर्स किसके पास होता है, ये भी प्रेसिडेंट के पास होता है। और जो जुडिशियरी पावर जो हो गया, फिर फाइनेंशियल पावर्स और मनी रिलेटेड पावर्स प्रेसिडेंट एंजॉय करता है। डिप्लोमेटिक पावर्स, जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस होता है वो सब का भी बहुत सारे पावर्स प्रेसिडेंट एंजॉय करता है। सॉरी या फिर क्या मिलिट्री पावर्स, ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय करता है। या फिर जो आपातकालीन स्थिति में प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर रहता है, ये हम लोग आगे जाकर देखेंगे। या फिर क्या वीटो पावर, मतलब नेगेटिव वोट, ये हम लोग आगे जाकर देखेंगे। या फिर पार्डनिंग पावर, मतलब किसी को फॉरगिव करने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ये सारा एक एक करके देखते हैं। पहले हम लोग एग्जीक्यूटिव पावर्स देखते हैं। इसमें ये पहले लाइन से क्वेश्चन दिया था यूपीएससी ने, क्या लिखा हुआ है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन बाय हिज नेम। तो इसमें यूपीएससी क्या बोला था, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन बाय द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो आपको ध्यान रखना है, प्राइम मिनिस्टर का नेम से सब एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होता, किसका नेम से होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रूल्स बना सकता है स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा ऑर्डर में और कौन सा इंस्ट्रूमेंट से ये सारा जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस है ये सब इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है वो सब कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसका भी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। देखिए ये पॉइंट से भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। जो भी यूनियन गवर्नमेंट का बिजनेस है, ये सब ट्रांजैक्शंस का रूल्स कौन बना सकता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड फॉर एलोकेशन ऑफ द स्टेट बिजनेस अमंग द मिनिस्टर्स मिनिस्टर्स में जो बिजनेस अलोकेट करने का पावर है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ये पॉइंटर आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। और प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स को। और ये लोग तब तक ही ऑफिस होल्ड करता है जब तक प्रेसिडेंट का मन हो, प्लेजर, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। और वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी इलेक्ट करता है, अपॉइंट करता है, सॉरी। और किसको अपॉइंट करता है, सीएजी ऑफ इंडिया, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये कौन होता है, जो गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑडिट करता है, कहाँ पर कितना स्पेंड हुआ वो सब के लिए रिपोर्ट एक ऑडिट करना पड़ेगा, उसके लिए सीएजी को भी अपॉइंट करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है, एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एंड चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी। और गवर्नेंस ऑफ स्टेट्स, देखिए ये जो है गवर्नेंस ऑफ स्टेट, इससे क्या होता है, इससे सेंटर ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि सेंटर से कहां पर गवर्नर इलेक्ट हो रहा है, इन द स्टेट्स। तो ये आप लोग एक क्वाजी फेडरल गवर्नमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हो। गवर्नर ऑफ स्टेट्स कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ये सब कौन अपॉइंट करता है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये पॉइंट देखते हैं, रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ यूनियन और प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द एमपी। ये सारा इंफॉर्मेशन प्राइम मिनिस्टर से कौन ले सकता है, प्रेसिडेंट। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन, यूनियन का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन, और लॉ मेकिंग के लिए क्या क्या प्रपोजल दिया गया है उसका भी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट कभी भी प्राइम मिनिस्टर से मांग सकता है। फिर देखते हैं, देखिए अगर कोई डिसीजन अगर कोई मिनिस्टर ले लिया है लेकिन काउंसिल अप्रूव नहीं किया है, उस रिलेटेड रिपोर्ट कौन मांग सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर से। मान लीजिए कोई डिसीजन एक पर्टिकुलर मिनिस्टर ने लिया है लेकिन काउंसिल वो अग्री नहीं कर रहा है, तो उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन की वो क्यों अग्री नहीं कर रहा है, उस रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट मांग सकता है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखते हैं,
प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, कमीशन अपॉइंट कर सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए इन द कंडीशंस ऑफ एससीज, एसटीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पावर किसके पास रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें बहुत जन कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन ये पावर्स जो भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए पावर्स किसके पास रहता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो अगर वल्नरेबल सेक्शन रिलेटेड आपको कुछ पूछ रहा है तो आप लोग ये लिख सकते हो, राइट। दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आंसर राइटिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ही कैन अपॉइंट एन इंटरस्टेट काउंसिल टू प्रोमोट सेंटर स्टेट एंड इंटरस्टेट कॉर्पोरेशन। देखिए, यूनियन ऑफ इंडिया मेंटेन करने के लिए एक इंटरस्टेट कॉर्पोरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग को पता है इंडिया इज अ कंट्री बट नॉट अ नेशन। क्योंकि इधर अभी धीरे धीरे इंडिया नेशन एज अ नेशन बिल्डअप हो रहा है, क्योंकि नेशन इज मोड ऑफ इमोशनल कलेक्टिव फीलिंग। लेकिन इमोशनल फीलिंग उतना नहीं होता है। जैसे जैसे वेस्ट बंगाल में बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन इज, बिहार में हिंदी स्पीकिंग, तो इससे इससे क्या होता है ना, थोड़ा एक डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये जो इंटरस्टेट काउंसिल है, ताकि जो इंटरस्टेट कॉर्पोरेशन है वो बेहतर हो, इस रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है, यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम। प्रेसिडेंट क्या करता है, यूटीएस में कुछ एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है जो कि यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्ट एडमिनिस्टर करता है। इन अ वे प्रेसिडेंट डायरेक्टली यूटीएस को एडमिनिस्टर करता है। ये भी पावर्स प्रेसिडेंट के पास है। फिर प्रेसिडेंट के पास पावर है कोई भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकता है, और वो शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन का भी पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। ये सारा पॉइंट्स आप लोग देख लिया एग्जीक्यूटिव एक्शंस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेजिस्लेटिव, मतलब लॉ मेकिंग। लॉ मेकिंग देखते क्या है, पहले ही देखते हैं वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट है। हम लोग को जो लॉ बनता है कहाँ से बनता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पार्लियामेंट में कौन कौन रहता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखते हैं क्या क्या लेजिस्लेटिव पावर्स है। प्रेसिडेंट कभी भी आपको पार्लियामेंट को बुला सकता है, या फिर एक सेशन को खत्म भी कर सकता है ऑफ द लोकसभा। और प्रेसिडेंट जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को भी बुला सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उसको प्रिसाइड कौन करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए, स्पीकर ऑफ राज्यसभा कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द, नॉट स्पीकर, ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो मतलब क्या होता है, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही चेयरमैन बन जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और लेकिन जब जॉइंट सिटिंग होता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा एक साथ बैठता है, तब प्रिसाइड कौन करता है, प्रिसाइड करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसको बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेसिडेंट एड्रेस कब करता है पार्लियामेंट के, ऐसे कौन एड्रेस करता है, स्पीकर एड्रेस करता है। लेकिन प्रेसिडेंट कब एड्रेस करता है, आफ्टर फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होने के बाद फर्स्ट सेशन कौन एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हर साल का फर्स्ट सेशन कौन एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली कौन करता है, स्पीकर करता है, लेकिन इस दो केसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस करता है। फिर अगर कोई बिल पेंडिंग हो पार्लियामेंट में, तब प्रेसिडेंट मैसेज भेज सकता है रिगार्डिंग दैट। या फिर अगर अगर देखिए, अगर स्पीकर का ऑफिस वेकेंट हो, तब कौन बैठता है, डेप्यूटी स्पीकर। लेकिन अगर ये दोनों के ऑफिस वेकेंट हो, तब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, लोकसभा से कोई मेंबर को इधर स्पीकर, लोकसभा से कोई मेंबर को स्पीकर बना सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसमें इस राज्यसभा में भी सेम केस है। इसमें चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। लेकिन अगर चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो, तब कौन आकर चेयरमैन बनता है, डेप्यूटी चेयरमैन। अब अगर ये दोनों का ही ऑफिस वेकेंट हो, तब कौन प्रिसाइड करेगा, तब प्रेसिडेंट राज्यसभा से कोई एक मेंबर पिक करेगा, ताकि वो हाउस को एड्रेस कर सके। ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा में, फ्रॉम लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। आप देख पा रहे कितना इमेंस पावर इंजॉय करता है वो। कोई भी 12 मेंबर्स को राज्यसभा में एमपीज कर सकता है, मतलब दोस मेंबर्स विल बिकम एमपी। दिस इज अ वेरी इमेंस पावर दैट द प्रेसिडेंट एंजॉयज। मतलब वो किसी को भी एमपी बना सकते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा का मेंबर था, ही वाज सिलेक्टेड फ्रॉम दिस कैटेगरी, आर्ट कैटेगरी। ये आपको ध्यान रखना है। फिर वो 2 मेंबर्स पहले नॉमिनेट कर सकता था लोकसभा में फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, लेकिन बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये पावर अभी वो एंजॉय नहीं करता है। फिर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हुआ कि नहीं, वो भी डिसाइड कौन करता है, हु डिसाइड्स दैट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके वो डिसाइड करते हैं कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई है कि नहीं। फिर देखते हैं कोई भी देखिए, हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ बिल्स इन द पार्लियामेंट। कुछ टाइप ऑफ बिल्स, जैसे कुछ बिल्स जो कि एक्सपेंडिचर होता है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर कोई बिल जो बाउंड्री ऑफ स्टेट या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट करता है, तो उसका जो रिकमेंडेशन या परमिशन
किससे लेना पड़ेगा? फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर परमिशन या रिकमेंडेशन नहीं मिल रहा है, देन दैट बिल कैन नॉट बी पुट इनटू मोशन इन द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई बिल अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? आइदर गिव इज असेंट, मतलब मान लिया, ठीक है, लाइक असेंट दे दिया, बोला ठीक है, या फिर विथ होल्ड कर सकता है, मतलब बोल दिया कि बिल पास नहीं करूंगा, या फिर रिटर्न कर सकता है। रिटर्न कब कर सकता है? जबकि मनी बिल ना हो। मनी बिल मतलब क्या? जो भी बिल टैक्सेशन से रिलेटेड हो गया, दैट इज मनी बिल, या फिर कोई भी बिल गवर्नमेंट स्पेंडिंग से रिलेटेड है, दैट इज मनी बिल। तो अगर मनी बिल ना हो तो वो बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन अगर रिटर्न करके फिर से बिल पास हो गया, तब प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर स्टेट लेजिस्लेशन में सेम बात होता है, तब भी वो क्या कर सकता है? असेंट कर सकता है या फिर विथहोल्ड कर सकता है। लेकिन अगर वो रिटर्न कर दिया, और अगर वो रिटर्न में पास नहीं हुआ फिर बिल, फिर ये प्रेसिडेंट का मर्जी है कि उसको असेंट करे कि नहीं। जैसे पार्लियामेंट में क्या हुआ, अगर रिटर्न करने के बाद भी अगर बिल पास हो गया, तब प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा। और स्टेट लेजिस्लेशन में क्या हुआ, अगर बिल रिटर्न करने का बाद भी पास हो गया, तब भी प्रेसिडेंट का डिसीजन है कि उसको क्या करना चाहिए, उसका असेंट देना चाहिए, विथहोल्ड देना चाहिए, या क्या करना चाहिए, उसका डिसीजन है। ये आपको समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कर सकता है। ऑर्डिनेंस मतलब का टेम्पोररी लॉस। जब भी पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, तब भी तो लॉस बनना चाहिए। तो वो लॉस कौन बनाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये लॉस कौन अप्रूव करेगा? पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स फ्रॉम इज रीअसेंबली। जब भी पार्लियामेंट का सेशन होगा वापस से, तब विद इन 6 वीक्स उसको ये ऑर्डिनेंस को अप्रूव करना चाहिए। अगर नहीं करता है पार्लियामेंट अप्रूव, तो वो ऑर्डिनेंस कैंसिल हो जाएगा। और ऑर्डिनेंस कभी भी रिमूव करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं, सीएजी, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन और बाकी सबका जो भी रिपोर्ट है, वो कौन ले करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो भी यूटीज है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये सबका जो भी पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नमेंट है, इसका रेगुलेशंस कौन बनाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और पुडुचेरी का केस में क्या है? तब रेगुलेशन बनाता है जबकि उसका असेंबली सस्पेंडेड या डिसॉल्व हो। जब पुडुचेरी के असेंबली सस्पेंड या डिसॉल्व हो, स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली वो अगर सस्पेंड या डिसॉल्व हो, तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? लॉ बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग जुडिशियरी। इसमें देखते हैं जुडिशियल पावर एंड फंक्शन क्या होता है प्रेसिडेंट का। देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जो कि सबसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे इंपॉर्टेंट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, एंड द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये सब अपॉइंटमेंट पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस सीख कर सकता है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। ये क्या बोला जाता है? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये जो एडवाइस देता है सुप्रीम कोर्ट, ये बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आपको एडवाइस मानना ही पड़ेगा, अगर नहीं मानेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये वाला हम लोग इसमें भी देखेंगे, इन द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? पार्डन ग्रांट कर सकता है, डिप्राइव कर सकता है, रेस्पाइट, डेमिशन। ये सब हम लोग आगे जाकर देखेंगे, ये सब टर्म्स का मतलब क्या होता है। कौन कौन से केस में कर सकता है? कोर्ट मार्शल अगर लग गया। कोर्ट मार्शल मतलब क्या? जो आर्मी में होता है, नेवी में होता है, मिलिट्री में जो होता है, वो कोर्ट मार्शल होता है। ये हम लोग फंडामेंटल राइट्स में देखे थे, मतलब मिलिट्री में जो भी पर्सनल्स होता है, वो सब इक्वालिटी बिफोर लॉ फॉलो नहीं होता उसमें, मतलब उसमें कोर्ट मार्शल लगता है अलग से। उनका लॉस और हमारा लॉस अलग है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें जो भी पनिशमेंट या सेंटेंस है, उस रिलेटेड पार्डन ग्रांट करना, ये सब किसके किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। और कोई भी यूनियन लॉ का अगर अगेंस्ट में गया, उस रिलेटेड अगर पनिशमेंट हुआ, उसको भी पार्डन करने का पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। और अगर कोई सेंटेंस डेथ सेंटेंस हो गया, तब उसको जीवन दान देने का भी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फर्स्ट दो है, जो कोर्ट मार्शल हो गया और डेथ सेंटेंस का हो गया, ये पावर गवर्नर इंजॉय नहीं करता है। गवर्नर भी पार्डन कर सकता है, लेकिन वो ये दो पावर इंजॉय नहीं करता। एक कोर्ट मार्शल हो गया और ये वाला, इन ऑल केसेस वेयर द सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। तो यूपीएससी का हॉट फेवरेट टॉपिक है कि वो एक्सेप्शन से ही पूछता है। तो गवर्नर का आपको पता होना चाहिए, कोर्ट मार्शल और ये वाला पावर इंजॉय नहीं करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स क्या होता है, जो भी मनी रिलेटेड पावर्स होता है। देखते हैं, जो मनी बिल्स है, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, मनी बिल्स क्या होता है? टैक्सेशन रिलेटेड या फिर स्पेंडिंग ऑफ गवर्नमेंट। ये कहां पर इंट्रोड्यूस होता है? इन द पार्लियामेंट, लेकिन ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से रिकमेंड लेना चाहिए, उसके बाद ही मनी बिल होता है। इसलिए हम लोग देख चुके हैं कि मनी बिल को प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर पाता है, क्योंकि रिकमेंडेशन कौन देता है फॉर मनी बिल्स? प्रेसिडेंट खुद देता है। तो वो कैसे फिर से रिटर्न कर पाएगा? ये हो गया। और जो भी यूनियन बजट है, वो ले करने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन किसके पास है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन आप लोग टीवी में देखते हो, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, वो आकर यूनियन बजट देता है। इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट बहुत ही बिजी रहता है, यूजुअली ही और शी हैज अ वेरी बिजी शेड्यूल। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट फाइनेंस मिनिस्टर आकर बजट ले करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर
एक ग्रांट के लिए भी डिमांड जो भी बनता है वो किसका रिकमेंडेशन से होगा? फ्रॉम द रिकमेंडेशन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन देगा, उसके बाद ही कोई ग्रांट का डिमांड कर सकता है। और कोई भी अगर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मतलब बहुत ही मतलब अगर अनफॉर्चुनेट एक्सपेंडिचर मीट करना हो जैसे इमरजेंसी का टाइम, तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से अगर कुछ मनी उठाना हो तो वो किसका परमिशन से होगा? बाय द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकते हैं? फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है हर 5 साल के बाद टू रिकमेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। सेंटर एंड स्टेट्स में कैसे रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, इस रिलेटेड एक कमीशन प्रेसिडेंट हर 5 साल बाद बना सकता है। ये हम लोग देख चुके हैं फाइनेंशियल पावर्स। नेक्स्ट हम लोग 3 एक साथ देखते हैं। एक आपका मिलिट्री पावर है, एक आपका इमरजेंसी पावर है, और एक आपका डिप्लोमेटिक पावर है। ये 3 देख लेते हैं। देखिए मिलिट्री पावर में क्या होता है? प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया। और क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर है, वो क्या करता है? जो आर्मी का चीफ होता है, एयरफोर्स, नेवी, ये सब का चीफ कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। या फिर युद्ध, मतलब कोई भी युद्ध हो या फिर पीस हो, पीस ट्रीटी, ये सब डिक्लेयर कौन सा कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट का भी अप्रूवल जरूरत है। तो हम लोग मिलिट्री फंक्शन देख चुके हैं। अब हम लोग इमरजेंसी फंक्शन देखेंगे। इसमें अंडर आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी का पावर है, और आर्टिकल 356 और 365 प्रेसिडेंशियल रूल, और आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये तीनों हम लोग इमरजेंसी चैप्टर में अच्छी तरीके से देखेंगे। इसमें आप लोग बस ये सब जान लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिप्लोमेटिक पावर्स क्या क्या रहता है प्रेसिडेंट के पास। जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स होता है, नेगोशिएट होता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट का भी अप्रूवल चाहिए। और प्रेसिडेंट क्या करता है? कोई भी इंटरनेशनल फोरम्स हो, अफेयर्स हो, उसमें कौन रिप्रेजेंट करता है इंडिया को? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और कोई भी अगर डिप्लोमेट्स या एम्बेसडर्स को इंडिया आना हो तब उसको रिसीव कौन करता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब हम लोग वीटो पावर देखेंगे। वीटो वीटो मतलब क्या है? मान लो अगर कोई मोशन पास हुआ, उसमें सब लोग, मतलब उसमें मेजोरिटी पास हो गया, लेकिन एक आदमी बोल रहा है कि हम बिल पास नहीं करेंगे, तब वो पास नहीं होगा। ये पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। इसमें देखते हैं आर्टिकल आर्टिकल 111 के तहत क्या है? प्रेसिडेंट अपना असेंट दे सकता है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। या फिर विथहोल्ड भी कर सकता है असेंट टू द बिल, या फिर बिल रिटर्न भी कर सकता है अगर मनी बिल ना हो। क्योंकि मनी बिल का रिकमेंडेशन कौन देता है? प्रेसिडेंट ही देता है। अब वो कैसे रिटर्न कर सकता है? ये बात ऑब्वियस है। फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। लेकिन अगर पार्लियामेंट अगर पास कर दिया बिल, फिर से अगर रिटर्न प्रेसिडेंट रिटर्न किया, उसके बाद अगर पार्लियामेंट फिर से पास कर दिया, तब नेक्स्ट टाइम प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा बिल में। ये अंडर आर्टिकल 111 है, ठीक है, 111। अब एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? मतलब प्रेसिडेंट विथहोल्ड कर दिया, मतलब जो बिल प्रेसिडेंट के पास गया वो बोला मेरे से साइन नहीं करोगे, ये फिर वो बिल एक्ट नहीं बन पाएगा। या फिर क्या हो सकता है? सस्पेंसिव वीटो। इसमें क्या होता है? प्रेसिडेंट एक्सरसाइज करता है अपना वीटो when he returns a bill for reconsideration of the parliament। मतलब वो पार्लियामेंट को फिर से भेज दिया कि आप लोग फिर से एक बार रिकंसिडर करो कि इसमें सब ठीक है कि नहीं, फिर हम साइन करेंगे। और क्या हो सकता है? पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब क्या हो जाता है? नाम सुनकर ही पता चल रहा है प्रेसिडेंट क्या क्या बिल लेकर अपना पॉकेट में डाल दिया फॉर इंडेफिनेट पीरियड। मतलब बिल उसके पास पहुंच गया, फिर वो कुछ बोला भी नहीं कि क्या करना है नहीं करना है। ये एक बार इंडिया में यूज हुआ था इन 1986। तब प्रेसिडेंट कौन था? जेल सिंह, राइट। प्रेसिडेंट वो जेल सिंह, और तब गवर्नमेंट था राजीव गांधी गवर्नमेंट। उसमें कुछ जो प्रेस का जो पावर है वो कम करने का कोशिश किया था, कुछ स्क्रीनिंग लगाने का कोशिश किया था, तो उसमें ज्ञानी जेल सिंह जो प्रेसिडेंट था, वो इसमें पॉकेट वीटो यूज किया था, वो बिल अपने पास रख दिया था। फिर 1989 में जब न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ, तब जब न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ, जब राजीव गांधी का गवर्नमेंट चला गया था, उसके बाद जब न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट हुआ, उसमें गवर्नमेंट बोला कि मुझे हमें ये सब बिल पास नहीं करना है, तब वो बिल डिसॉल्व हो गया था। लेकिन उसमें जो ज्ञानी जेल सिंह था और प्रेसिडेंट इन 1986, उन्होंने ये पॉकेट वीटो का पावर यूज किया था। यह बात जनरल नॉलेज के लिए बता दिया। अब देखते हैं प्रेसिडेंशियल वीटो ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन क्या है। देखिए जो गवर्नर है, व्हेन अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर प्रेजेंटेड टू द गवर्नर, जब गवर्नर के पास जाता है, उनके पास 4 ऑल्टरनेटिव रहता है। एक, वो आइदर असेंट दे दे बिल को, या फिर असेंट ना दे, मतलब विथहोल्ड कर दे, या फिर रिटर्न कर सकता है, या फिर रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब अगर बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया, फिर क्या होता है? व्हेन अ बिल इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट के पास 3 ऑल्टरनेटिव रहता है अंडर आर्टिकल 201। वो आइदर असेंट कर सकता है, या फिर विथहोल्ड कर सकता है, या फिर गवर्नर को बोल सकता है कि बिल को रिटर्न कर दो फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और अगर रिटर्न करने का बाद भी स्टेट लेजिस्लेचर बिल पास कर देता है, तब भी ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं कि उसको पास असेंट देना ही है। प्रेसिडेंट तब विथहोल्ड भी कर सकता है। जैसे पार्लियामेंट में किसके में हम लोग क्या देखे थे, अगर रिटर्न होने के बाद पार्लियामेंट फिर से बिल पास कर देता है, तब प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ेगा।
लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का केस में दिस इज नॉट ट्रू। प्रेसिडेंट बाउंड नहीं है असेंट देने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, वीटो पावर। आपको समझ में आ गया कौन कौन से टाइप ऑफ वीटोस होते हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में डिफरेंस देख लो कौन सा होता है, राइट। दिस इज इंपॉर्टेंट, आई होप आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास क्या क्या होता है। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 72 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू ग्रांट पार्डन्स टू पर्सन्स हु हैव बीन ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस ये 2 बार हो गया, इन ऑल केसेस। कोई भी ऑफेंस अगर होगा इस रिलेटेड जो भी समाधान करने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे पार्डन कर सकते हैं, पार्डन मतलब क्या, जो भी उसका ऊपर स्टेटमेंट लगा है, जो भी डेथ सेंटेंस, जो भी पनिशमेंट लगा है, सब रिमूव कर दे, पूरा क्षमा कर दिया। या फिर कम्यूटेशन, कम्यूटेशन मतलब क्या, डिनोट द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अ लाइटर फॉर्म। मतलब मान लो कि उसको डेथ सेंटेंस लग गया, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, बोलेगा कि उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट दे दो, डेथ सेंटेंस मत दो। तो ये पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। या फिर क्या है, डेमिशन, इट इम्प्लाइज रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इन हिज कैरेक्टर। जैसे हम लोग कम्यूटेशन में क्या देखे, वो डेथ सेंटेंस से लाइफ इंप्रिजमेंट कर दिया था, उसमें कैरेक्टर चेंज कर दिया था। लेकिन डेमिशन में क्या होता है, कैरेक्टर चेंज नहीं करता। जैसे आपका 5 इयर्स का अगर जेल हो तो वो कम करके 2 साल कर देगा, लेकिन उसमें जो कैरेक्टर ऑफ पनिशमेंट वो चेंज नहीं हो, उसको जेल ही होना है। इसमें डेमिशन ये बोलता है। फिर हम लोग देखते हैं डिस्पाइट। डिस्पाइट मतलब क्या है, कुछ स्पेशल फैक्ट में क्या है, एक लेसर स्टेटमेंट देता है। जैसे अगर मान लो कोई क्राइम कोई प्रेग्नेंट औरत ने किया है, मान लो कोई एक औरत ने क्राइम किया है, तब उसको पता नहीं था वो प्रेग्नेंट है, लेकिन जब उसको स्टेटमेंट मिल गया, मान लो 7 साल का सजा मिल गया, उसके बाद पता चला कि प्रेग्नेंट है, तब प्रेसिडेंट क्या करेगा, उस केस में, कुछ स्पेशल केस में क्या कर सकता है, उसका जो भी पनिशमेंट है उसको कम कर सकता है। ये रिस्पाइट हो गया। या फिर डिप्राइव, डिप्राइव मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस, स्पेशली दैट ऑफ अ डेथ सेंटेंस। मतलब जैसे निर्भया केस में भी हुआ था, जो डेथ सेंटेंस था उसको स्टे लगा दिया था, मतलब कुछ पीरियड के लिए, फॉर अ टेम्पररी पीरियड स्टे लगा दिया था, ताकि वो लोग और भी अच्छा लीगल एड ले सके, फॉर दिस रीजन। तो आई होप सो गाइस आपको ये पावर्स समझ में आया। ये सारा पावर्स आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, यही सबसे क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है। दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, या फिर यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन डीएम योर क्वेश्चंस देयर, we will try our best to answer them. And if you like the lecture, also do subscribe to the channel, and also please comment कि आपको लेक्चर कैसा लगा। we will bring more such lectures for you. That's all guys from this video. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, till then goodbye and take care.